नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z, आज की बड़ी खबरें और उनके पीछे की असल खबर जानने के लिए शुरू करते हैं न्यूज डिकोड। बलिदानी हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी पर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिंधु सभा का आयोजन हुआ, जिसमें देश दुनिया से सिंधी समाज के लोग जुटे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है और एक अच्छा स्वप्न है, जबकि खंडित भारत दुस्वप्न है। यह भी कहा कि आजादी के पहले सिंध जो भारत आए उसको कोई भूल नहीं सकता और अब भी पीढ़ी को याद दिलाना होगा। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे। तभी पूज्य सरसंघ चालक जी अहंकार से दूर रहने की बात करते हैं, छोटे छोटे विषय से दूर रहने की बात करते हैं, तो एक बड़ा बहुत व्यापक सामाजिक संदेश है जो अंतोगत्ता राष्ट्र निर्माण के लिए, माँ भारती के परम वैभव के लिए सहायक सिद्ध होगा। ये वोट लेने की वो करे, लेकिन सिंधी समाज बहुत होशियार है, समझदार है, वो इनके इवेंट मैनेजमेंट में नहीं आएगा। पिछली बार भी सिंधी समाज ने इनको वोट नहीं दिया है 18 में, और 2023 में एक भी सिंधी समाज का व्यक्ति इनको वोट नहीं देगा। तो एक तरफ तो केवल चुनाव में वोट वाली पॉलिटिक्स तक चीजें सीमित हैं, तो क्या केवल इतना ही इसका महत्व है? संघ प्रमुख किसी भी मंच पर अगर कोई बात रखें तो उसके मायने निकाले ही जाते हैं। वो कुछ कहें और उसके मायने ना ढूंढे जाएं, ऐसा होता नहीं। शुक्रवार को भोपाल में संघ प्रमुख का खुले मंच पर जो बयान सामने आया, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी। सबसे पहले संघ प्रमुख के भाषण की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर बहस छिड़ सकती है और कुछ हद तक छिड़ गई। भागवत ने भारत पाक विभाजन को कृत्रिम बताया, कहा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हमें अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए। जिस मंच पर ये बात वे कह रहे थे, उस कार्यक्रम में देश के कोने कोने के साथ साथ दुनिया के कई देशों के सिंधी समाज के लोग मौजूद थे। जाहिर इसमें पाक के भी होंगे। भागवत ने कहा 1947 के विभाजन के समय जो भारत के साथ यहाँ रहने आए, पुरुषार्थ से खुद को खड़ा किया। अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है। वहां यानी पाकिस्तान में फिर से बारी आएगी तो आप वहां भारत को बसा सकते हो, यह भी उन्होंने कहा। सिंध को भूलना नहीं है, इसके लिए आज की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को उनके लगाव के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्या संघ प्रमुख का यह सब कुछ कहना महज एक संयोग मात्र है? क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त भोपाल में हैं। देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख अलग आयोजनों में भोपाल में हैं। उनका इस मंच और इस आयोजन से सीधा कोई जुड़ाव नहीं। लेकिन यहाँ ये बात भी लोगों को याद है और याद आई होगी कि बीते साल हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान कांगड़ा में रक्षा मंत्री चुनावी रैली में थे और पीओके चाहिए, इस तरह के नारे लगे, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि धैर्य रखिए, होगा। इसके बाद नवंबर 2022 में कुछ वक्त बाद कश्मीर में बड़गाम में शौर्य दिवस पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा था कि पीओके के साथ जो पाकिस्तान ने किया उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी। रक्षा मंत्री यहां तक कह चुके हैं कि मोदी सरकार कश्मीर का विकास शुरू कर चुकी है और तब तक रुकेगी नहीं जब तक वो गिलगित बटालिस्तान तक पहुंच नहीं जाती। इसके बाद रक्षा मंत्री से खुले मंच पर यह सवाल भी पूछा कि क्या आप इसको लेकर कोई एजेंडा चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संसद में 22 फरवरी 1994 को गिलगिट बटालिस्तान शेष हिस्से को फिर से भारत में लाने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। ये उनका नहीं बल्कि उस सर्वसम्मति का सम्मान होना चाहिए। मोदी सरकार का उद्देश्य उस संकल्प की पूर्ति के लिए। अब कुल मिलाकर बात यह कि क्या ये माना जाए कि पीओके को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है, वहां के लोगों को लेकर ये जो ऐलान किया गया है केवल एक संयोग मात्र है या एक जनमानस बनाने की, जनभावना क्रिएट करने की कोशिश? चलिए देखते हैं आगे इस विषय के ऊपर पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है। एक और अहम मुद्दा, गुजरात हाई कोर्ट ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर
के साल 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है और इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिन्होंने पीएम की डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। ये पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले केस की सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई पूरी की। तो केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट ने एक झटका दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से करंट लगा है तो इसके क्या मायने निकलते हैं, डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल किसी सार्वजनिक पद पर हैं क्या, इसलिए आप उन पर इस तरह के सवाल उठा सकते हैं? उनकी निजी जानकारी क्या नहीं मांगी जानी चाहिए, यह भी सवाल उठा। लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर आसीन व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पहले से पब्लिक डोमेन में बताई जाती है भी, लेकिन डिग्री के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को खुलासा करने के लिए आरटीआई के तहत जानकारी क्यों मांगी जा रही थी, यह भी प्रश्न है। यूनिवर्सिटी को डिग्रियों का खुलासा करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, खासकर तब जब कोई जनहित का मसला ना हो। अंतिम बात, मांगी गई निजी जानकारी का प्रधानमंत्री के काम से कोई सरोकार, कोई लेन देन नहीं है और इसको लेकर जिस तरह तंज और पोस्टर पॉलिटिक्स हुई है, खासतौर पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, वो भी इससे जुड़ती दिखाई पड़ी। चलिए अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने आज एक बयान दिया और इस बयान को लेकर हंगामा मच गया। क्या है बयान है, सुनवाते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के साथ साथ राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। सत्यनारायण शर्मा के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि ये बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है और ऐसा करने वाले पर अपराध दर्ज होना चाहिए। एक पागलपन की शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी। कोई राष्ट्रपुत्र बोल देने का, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ उपमा दे रहा है, तो ये एक पागलपन बोलता हूं मैं इसको। राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी बयानों का दौर थमता नहीं दिख रहा। देखना होगा विपक्ष के वार पर कांग्रेस किस अंदाज में पलटवार करती है। तो सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी आज के दौर के राष्ट्रपुत्र हैं। आखिरकार सत्यनारायण शर्मा कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, क्या उसका अर्थ निकला, डिकोड करते हैं। दरअसल सत्यनारायण शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में होने वाली व्यक्ति पूजा उसको आगे बढ़ाते लगे, जो बहुत सारे लोगों को सुनाई और दिखाई लगा। शर्मा अपने सर्वोच्च नेता की छवि निर्माण और उनके गुणगान के लिए उत्सुक नजर आए हैं। इसी नजरिए से सभी लोगों ने, बल्कि ज्यादातर लोगों ने देखा। इसी उत्सुकता में राष्ट्रपिता की बात करते करते वे राहुल गांधी को आज की तारीख का, इस दौर का राष्ट्रपुत्र बता गए। वैसे राष्ट्रपुत्र कहना किसी को अनुचित नहीं है, गलत नहीं है। हर कोई भारत का बेटा है, भारत माता की हम सब संतान हैं। पर सवाल उठता है कि विवाद फिर क्यों उठाया जा रहा है। राजनीति में शब्दों का और टाइमिंग पर किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने का एक बड़ा खेल चलता है। सत्यनारायण शर्मा ने सोच समझ करके राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल किया। ये संदेश उन्होंने देने का प्रयास किया कि राहुल गांधी दरअसल सच्चे राष्ट्रवादी हैं। वो आज की तारीख के असल मुद्दों पर खुलकर, निडर होकर बात रख रहे हैं। महात्मा गांधी जो उस दौर में किया करते थे, जिस तरह का सत्याग्रह और साहस उनमें था, वैसा अगर आज कहीं है तो उनके शीर्ष नेता में। हालांकि ये पूरी कवायद राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त नेता के तौर पर पेश करने को लेकर है, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म होने के या उसमें बुराइयां ढूंढने के, उसमें अपमान ढूंढने के जो क्रम दिखे, वो भी विपक्षी धर्म के तौर पर ही लिया जा रहा है। असर जनता पर कितना होगा, जनता से कितना डाइजेस्ट करेगी, पचा पाएगी इस शब्द को, ये देखना होगा।
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी को लेकर के बयानों का दौर तो आप देख रहे हैं लगातार चल ही रहा है। राहुल पर सवाल उठ भी रहे हैं और जवाब भी कांग्रेस पार्टी इनके मांग रही है। केंद्र से अलग मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और अडानी को लेकर कांग्रेस फिर मुखर है। राहुल की सदस्यता रद्द होने का मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर छत्तीसगढ़ में राहुल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को एक बार फिर ऐसा ही दिखा। गरियाबंद दौरे पर आए मंत्री कवासी लखमा ने पीएम मोदी और गौतम अडानी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल की लोकप्रियता से पीएम मोदी घबराए हुए हैं। 670 के ऊपर रहने वाला उद्योगपति दुनिया के आज दूसरा नंबर कैसे आया 8 साल में? ये कौन सा जादू है? दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण ने मोर्चा संभाला। बिलासपुर में साव ने कहा कि राहुल गांधी अपने आप को देश और संविधान से बड़ा मानते रहे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को अपमानित किया। राहुल गांधी जी अपने आप को इस देश से और संविधान से बड़ा मानते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी के बीच राहुल गांधी के बहाने एक अंतहीन बहस का सिलसिला चल पड़ा है। तो राहुल की सदस्यता और अडानी का मसला ये लगातार गरमाए हुए हैं। ये ठंडा होने देना पार्टियां चाहती नहीं। आखिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों किन बातों को इग्नोर कर रहे हैं और किन बातों को ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं, इसे समझना पड़ेगा। पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी राहुल के अडानी मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है, जबकि पूरा बजट सत्र अडानी मुद्दे पर इस पर हंगामे और सवालों की भेंट चढ़ गया। बीजेपी अडानी पर पूछे गए सवालों से खुद को बचा रही है और अभी खुलकर कहती है कि जवाब देना जरूरी है, जबकि साहस के साथ में विपक्ष के इस सवाल का जवाब आना चाहिए, ये बहुत बड़े वर्ग का मानना है। ठोस वजह ये कि बीजेपी और केंद्र की खामोशी जनता के मन में जो सवाल हैं या डाले जा रहे हैं, उससे एक परसेप्शन को बना सकती है, एक शंका को और प्रगाढ़ कर सकती है। सरकार और बीजेपी अडानी मसले से बच रही है, ये अब जनता को भी लग रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये शीशे की तरह साफ है कि राहुल ने एक बयान दिया, कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने फैसला सुनाया। सरकार की इसमें क्या भूमिका, जनता स्वाभाविक तौर पर यह समझ रही है। उनके पास हाई कोर्ट में अपील करने का मौका है, अधिकार भी है, वो क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। लीगल इशू का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ा वर्ग मानता है, लेकिन जो राजनीति को समझता है ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि इस मुद्दे को कब तक और क्यों खींचा जा रहा है। अब खबर आपको बताते हैं अमेरिका से, जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर होगा जब कोई आपराधिक केस चलेगा। क्यों, देखिए आप। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने गुरुवार को ट्रंप पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। ट्रंप पर यह केस 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार के साथ अफेयर और उसे चुप रहने के लिए पैसे देने के आरोप में चलेगा। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन पर आपराधिक मामला चलेगा। ट्रंप को इस केस के बारे में जानकारी दे दी गई। उनके वकील से कहा गया कि वे 4 अप्रैल तक मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप का सरेंडर करवाएं। इसके बाद ट्रंप पर लगे आरोपों का खुलासा किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केस पर कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इसकी न्यूयॉर्क में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। ये जो बाइडेन पर भारी पड़ेगा। अमेरिका की जनता सब समझती है कि कट्टरपंथी और वामपंथी डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं। तो अक्सर नेता ये बात कहना नहीं भूलते, नहीं चूकते कि जनता समझदार है, सब जानती, पर वाकई जनता समझदार है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे हिंदुस्तान की, किसी भी देश की। अगर वो अपने लिए प्रतिनिधि चुनना जानती है तो प्रतिनिधियों के सच और झूठ को समझना भी वो जानती है। हाँ, कब कितनी देर बाद किसे सजा मिलती है, इस पर ज़रूर देश और दुनिया की नज़र बनी रहेगी। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।